तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर के वन शॉर्ट वीडियो में मैं पूरे पॉइंट्स को कवर करूंगा। आपको रिवीजन के लिए यह बहुत अच्छे साबित होगा और मैं आशा करूंगा कि आप इसको पढ़ेंगे और काफ़ी लाभान्वित होंगे। चलिए, कहते हैं कि बेहतर से बेहतर करने को प्रयास कर, बेहतर से बेहतर करने को प्रयास कर, मिल जाए नदियां तो समंदर की तलाश कर। यूं तोड़ देती है हर पत्थर शीशे को, यूं तोड़ देती है हर पत्थर शीशे को, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर, ऐसे शीशे की तलाश कर। तो आइए बच्चों, आज हम लोग अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं। केमिकल इक्वेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, अभिक्रिया का मतलब होता है एक संयोग। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है बाबू? संयोग। संयोग का मतलब एक जुड़ाव। तो रासायनिक अभिक्रिया का ये कीवर्ड आपको याद रखना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं। अब देखिए, वो पदार्थ तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, या इन दोनों के अलावे भी प्रकृति में बहुत ऐसी चीजें हैं। ध्यान देंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, क्या करते हैं? संयोग करते हैं, और संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यह नया पदार्थ जिस प्रक्रिया से बनता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। फिर से ध्यान से समझेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यहाँ बहुत बच्चे यहाँ माइनर मिस्टेक करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो यह नया पदार्थ जिस प्रक्रिया से बनता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ, जैसे C+O2 बराबर मान लीजिए बना CO2। तो कहने का अर्थ है कि ये जो दोनों पदार्थ में संयोग हुआ, संयोग का मतलब उसमें उसके कार्बन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, जो भी उसका अणु परमाणु है, आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं। आप सिंपल उदाहरण लीजिए ना, गांव में देखते हैं कि दूध में हम लोग जोरन डालते हैं तो दही का निर्माण हो जाता है। इट मीन्स क्या? केमिकल रिएक्शन। दूध के अणु अलग हैं, दही के अणु अलग है, दोनों में क्या हुआ? कुछ रिएक्शन हुआ, यानी कि दोनों के अणुओं में कुछ फाइटिंग होती होगी, और उस फाइटिंग के चलते एक नया पदार्थ बन जाता है। जिस पदार्थ को ही, तो ये नया पदार्थ जो यहाँ तक आने में ये जो प्रोसेस है, ध्यान देंगे, प्रोसेस। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक प्रोसेस होती है, ये पदार्थ नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया पदार्थ नहीं है, पदार्थ तो दूसरा चीज है। ये जो बना, इसको उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, जिसको आप हिंदी में उत्पाद कहते हैं। और ये जो दोनों पदार्थ भाग लिया, इसको बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। REACTANT, रिएक्टेंट, जिसको हिंदी में हम अभिकारक या अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। आया? क्लियर हुआ? समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देखेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह नया पदार्थ जिस प्रक्रिया से बनता है, उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की ओर, इसके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मेनली 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मेनली रूप से देखा जाए तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसमें फर्स्ट क्या है? संयोजन अभिक्रिया, सेकंड है वियोजन अभिक्रिया, थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश नेम भी हम लिख चुके हैं, ध्यान देंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
आइए फिर से हम पहला संयोजन, संयोजन के बारे में हम जानेंगे। संयोजन का मतलब एडिशन, जोड़ना। संयोजन में क्या होता है, दो चीजें जुड़ती है। आप कीवर्ड याद रखना है बाबू, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीजों का क्या, जुड़ना। इसका मतलब आप लोग याद रखेंगे, जुड़ना। इस रिएक्शन में, संयोजन में क्या होता है कि दो पदार्थ आपस में जुड़ता है और जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी एकल पदार्थ का निर्माण होगा। ध्यान देंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, और संयोग करने के बाद एकल पदार्थ का निर्माण होता है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो हम इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, यहां देखिए H2 + O2 बराबर क्या बना, H2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तब हमारा क्या निर्माण होता है, जल का निर्माण। आपसे पूछा जा सकता है कि जल के घटक बताइए कौन कौन से होते हैं, तो जल के घटक क्या होंगे, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। जल के घटक क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि जल दो पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, इसलिए जल के घटक। तो यहाँ देखिए तो क्या हुआ है, जुड़ा भी तो हुआ है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ता है और एकल पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं इसका रिएक्शन अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। चलिए आइए, अच्छा आप क्या सोच रहे हैं कि यही एक उदाहरण है, नहीं, हजारों उदाहरण मिल सकते हैं। बुक में आप देखिएगा इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, समझना है टॉपिक को। तो समझने के लिए एक उदाहरण ही काफ़ी है, बाकी आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। चलिए, इसका कीवर्ड क्या रखना है, संयोजन मतलब जोड़ना, एडिशन इसका मतलब कॉम्बिनेशन। आइए देखिए, वियोजन का अर्थ होता है टूटना, वियोजन किसी चीज का टूट जाना ही क्या कहलाता है, वियोजन। संयोजन का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा वियोजन कहलाता है। तो वियोजन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इसमें दो पदार्थ जुड़ा था, इसमें एक पदार्थ टूटेगा, टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। आइए देखते हैं। तो अब कहिएगा कि सर इसका अभिक्रिया को डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत बड़ी समस्या है। तो कोई समस्या नहीं है, डिफाइन करिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ या एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए देखिए यहाँ टूटा है कि नहीं, CaCO3 है, पूरा नाम क्या होगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। जहाँ CO3 मिलेगा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये सिंबल, अब कहिएगा सर ये क्या है, तो ये हीट का सिंबल है। क्या चीज़ का, हीट। कहने का अर्थ है कि तोड़ना है हमको, तो ऐसे थोड़ा टूट जाएगा, उसको कोई प्रभाव देना पड़ेगा, एक्सटर्नल उसको कोई फोर्स देना पड़ेगा। तो यहाँ हीट क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जो कि उदाहरण है किसका, वियोजन अभिक्रिया का। चलिए अब आप समझ गए होंगे, आगे हम चलते हैं, विस्थापन। अच्छा ठीक है, हम लोग 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़े थे विस्थापन, गति में। वहाँ विस्थापन का अर्थ आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो अभी हम समझा रहे हैं, समझ लीजिए। विस्थापन कहता है कि किसी भी पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होना, हट जाना, डिस्प्लेसमेंट हो जाना, यही तो विस्थापन है। एक चीज का दूसरे जगह जाना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी वस्तु का हटना, यही होता है विस्थापन। तो यहाँ विस्थापन का अर्थ वहाँ से जोड़ना है, वहाँ से जोड़ना है कि विस्थापन में क्या होता है कि ये एक ऐसी अभिक्रिया है, ध्यान सुनेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें
कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। देखिए यहाँ हो रहा है, ये जो कॉपर की अपेक्षा क्या है, फेरस मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व। अब आप ही बताइए, कोई बलशाली होगा तो अपने से कम वाले को क्या करेगा, स्पष्ट है, उसको हटाएगा, उसको दबाएगा, उसको डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्योंकि प्रभाव किसका होता है, कहीं भी प्रभाव किसका होता है, जो ज़्यादा बलशाली है उसी का प्रभाव होता है। तो ये स्ट्रांग है, Cu से स्ट्रांग है कौन, फेरस, यानी कि फेरस इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, यानी कॉपर की अपेक्षा क्या है, फेरस अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसलिए फेरस का प्रभाव क्या है, अधिक है। और ये कॉपर सल्फेट में कॉपर का मतलब इसका जो है अभिक्रियाशीलता कम है, रिएक्टिविटी कम है। तो ये फेरस क्या करेगा, इसमें उपस्थित सल्फेट आयन से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके बनाएगा फेरस सल्फेट, और कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ध्यान से सुनेंगे फिर से एक बार, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो आप बताइए ना, डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ। कॉपर देखिए बेचारे सल्फेट के साथ था, और यहाँ देखिए इसकी क्या दशा हुई है, फेरस ने किया कौन, फेरस, इसने हटा दिया। और देखिए कॉपर का दोस्त था सल्फेट, फेरस ने क्या किया, कॉपर को हटा करके और सल्फेट से दोस्ती कर लिया। यही होता है कहानी किसका, तो विस्थापन का। अब हमें लग रहा है कि आपको विस्थापन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा कोई बात नहीं, वीडियो को बैक करके फिर से आप बातों को सुनिएगा, आपको समझ में एकदम आ जाएगा। विस्थापन के बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन। देखिए संस्कृत में द्वि का अर्थ होता है दो, नाम से स्पष्ट है। विस्थापन का मतलब द्वि विस्थापन में दो बार विस्थापन होगा। तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, डिफाइन करना है। चलिए, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें विस्थापन की प्रक्रिया दो बार हो, ध्यान देंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विस्थापन की प्रक्रिया कितना बार होनी चाहिए, दो बार, तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप यहां देखिए, और इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान। देखिए ये जो है ना, हम लोग के एनसीईआरटी बुक है उसमें लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। अब कहिए सर आयन क्या है, आयन तो हम जानते ही नहीं है, ये किस पक्षी का नाम है। देखिए शैलेश सर है तो क्या टेंशन है आपको, ये आयन नहीं है, देखिए धातु है, सोडियम धातु है, बेरियम धातु है, आ एक बगल में जो बैठल है SO4 सल्फेट, यही तो आयन है। आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था SO4 सल्फेट आयन पे -2 चार्ज होता है, ऐसे करके जितना पर माइनस वाला चार्ज होता है सब आयन होता है, ऋण आयन होता है। तो आइए देखिए, ये क्लोरीन भी आयन होता है। तो ये सल्फेट आयन और ये है क्लोराइड आयन, क्लोरीन से क्लोराइड बना है। तो यहाँ आयनों का आदान प्रदान देखिए कैसे हुआ है। ये इसमें से सोडियम धातु इसमें से क्लोरीन के साथ क्या किया, एक्सचेंजिंग हुआ है। देखिए इस सोडियम जो है सल्फेट को छोड़ दिया, क्लोरीन को से क्या किया, दोस्ती किया, तो क्या बना दिया NaCl। इसमें का बेरियम और इसमें का सल्फेट, चेंजिंग हुआ है, एक्सचेंज हुआ है आयनों का, दिख रहा है। देखिए ध्यान से फिर से, इसका सोडियम धातु और इसका क्लोराइड आयन, बेरियम ने क्या किया, अपने क्लोराइड आयन को दे दिया सोडियम को, और सोडियम ने अपने सल्फेट आयन को दे दिया बेरियम को। इस प्रकार ये लोग क्या किए, आयनों का आदान प्रदान कर लिए, एक्सचेंजिंग कर लिए, एक्सचेंजिंग ऑफ आयन। तो इसमें इस प्रकार से विस्थापन दो बार हुआ है। देखिए
इसमें का ये सल्फेट जो है विस्थापित हुआ है किसके साथ, बेरियम के साथ, और ये क्लोराइड विस्थापन होके आ गया है कहाँ, किसके साथ, सोडियम के साथ। इस प्रकार विस्थापन की प्रक्रियाएं इसमें कितने बार हुई, 2 बार। फिर से एक बार मैं रिकॉल करूंगा आपको कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें विस्थापन की प्रक्रिया 2 बार होती है, या ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए आप समझ गए हैं। आइए, ये मुख्य रूप से था 4 टाइप्स। अब कहीं ना कहीं इसी टाइप्स के अंदर आता है, ये इसी के अंतर्गत एक उपचयन अभिक्रिया भी होता है, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ये बहुत वीवीआई है, आपको अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्सीडेशन। उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होगा ऑक्सीजन की वृद्धि, नाम से स्पष्ट है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए और या हाइड्रोजन की कमी हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए Cu जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है तो क्या बनाया है, कॉपर ऑक्साइड। तो आप ध्यान से देखिए, कॉपर अकेले था, रिएक्शन के बाद कॉपर में ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन ही तो है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो ये एक प्रकार की अभिक्रिया होती है उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि आपको ज़्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन की। इसी के आधार पर आप 2 ही आधार पर आपको याद रखना है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, और ज़्यादातर मोस्टली पूछा जाता है ऑक्सीजन की वृद्धि पर ही, यही आपके लिए ज़्यादा मोस्ट है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ये याद रखना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। अपचयन में इसका जस्ट उल्टा, रिडक्शन। रिडक्शन में ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। और ध्यान दीजिए, जैसे CuO+H2 अभिक्रिया हुआ, कॉपर और H2O बनाया। देखिए CuO से यहाँ कॉपर, यानी कि ऑक्सीजन के क्या हो गई, कमी तो हो गई, यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है घट गया रिएक्शन के बाद। तो इस प्रकार क्या हुआ, इसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। और ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछ देगा ये रिएक्शन दे करके कि बताइए कि इस रिएक्शन में किसका अपचयन हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। तो कुछ बच्चे कह देंगे कि कॉपर का, तो कॉपर का नहीं हुआ है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, तभी तो यहाँ से तीर गया है यहाँ तक, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो करके कॉपर बना है। ध्यान देंगे, इसमें पूछेगा कि उपचयन किसका हुआ है, तो कॉपर का उपचयन हुआ है किसमें, तो कॉपर ऑक्साइड में। समझ में आ गया। यहाँ देखिए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया एक ही साथ, या ऑक्सीकरण अवकरण। ध्यान देंगे, इस ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। तो दोनों नाम जानना आपके लिए जरूरी है, इसलिए कि एग्जाम में हो सकता है आप उपचयन पढ़ के गए हो और ऑक्सीकरण से आपको सवाल आ जाए। ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑक्सीडेशन। कहेंगे कि नहीं, ये तो सर पढ़ाए ही नहीं थे। तो एक बात ध्यान रखना, ये इंग्लिश वाला सहायता करता है, क्योंकि बाइलिंगुअल में आपके प्रश्न पत्र आते हैं। प्रश्न पत्र जो आएंगे बाइलिंगुअल आएंगे, इंग्लिश में भी आते हैं। तो कभी कभी जब प्रश्न नहीं समझ में आए तो एक बार इंग्लिश वाले को भी झांक लिया जाता है। आइए, तो अपचयन को अवकरण भी कहा जाता है अपचयन को। अब पूछेगा अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ देखिए सेम बात है, दोनों साथ साथ होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उसको हम बोलते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया। यानी कि दोनों प्रक्रियाएं होगी एक ही रिएक्शन में। देख लीजिए कैसे। तो यहाँ देखिए CuO से Cu बना, यानी कि ऑक्सीजन की घटोत्तरी हुई, कमी हुई, ऑक्सीजन की ह्रास हुई। तो ह्रास में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है।
अवकरण भी कह सकते हैं, अवकरण क्या कहेंगे, अवकरण। जहां अव उपसर्ग लगता है, ध्यान रखिएगा, अव उपसर्ग जहां लग जाएगा उसका मतलब होता है लेस, कमी होना। जैसे आप आरोही अवरोही पढ़े होंगे, अवरोही घटना, अवकाश छुट्टी होना। तो इस प्रकार अव जो उपसर्ग आता है कहाँ, किसी चीज की नकारात्मक के लिए, कमी को दिखाने के लिए, ह्रास को बताने के लिए। तो यहाँ कह रहा है कि अवकरण यानी कि कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, इसलिए ये अवकरण को बता रहा है। और H2 में देखिए क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो ये उपचयन को बता रहा है, या ऑक्सीकरण को कह सकते हैं, या ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। 3 नाम याद रखना है, उपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। अपचयन, रिडक्शन, अवकरण, ये इस प्रकार से इसका नाम है। तो इस अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होती है। रेडक्स, इसको रिडक्स भी कहते हैं। रिडक्स इसलिए बना है क्योंकि RED हो गया रिडक्शन, OX हो गया ऑक्सीडेशन, दोनों मिला करके क्या बना है, रेडक्स अभिक्रिया। तो कभी कभी ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है रेडॉक्स, क्या पूछेगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो। आप रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो ये बातें लिखनी है। एक टॉपिक पढ़ना है आपको इस फर्स्ट चैप्टर में, संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण का मतलब होता है कि धातु को कभी देखिएगा जंग लग जाता है, धातु के ऊपर जंग लग जाता है। तो धातुओं के ऊपर जो जंग लगने के बाद धातु परत दर परत समाप्त होने लगती है, क्षयित होने लगती है, यही संक्षारण कहलाता है। यानी कि धातुओं का परत दर परत नष्ट होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण। जैसे लोहे को देखिएगा, लोहे के ऊपर क्या होता है, मूर्छा लग जाता है। हम सामान्य बोलचाल में मूर्छा कहते हैं, लेकिन उसको स्टैंडर्ड वर्ड के साथ बात करेंगे तो वो संक्षारण है। हमारे साइंस के लैंग्वेज में उसको हम संक्षारण कहेंगे, और हिंदी में उसको जंक भी कहा जाता है। जंक लग जाती है, तो क्या है, जंक क्या है, लोहे के ऊपर जंक क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो फेरस ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड। तो ये फेरस ऑक्साइड ही तो है जंक। जब लोहा ऑक्सीजन जल इत्यादि के संपर्क में आता है तो उसके सतह पर क्या होती है, खराबियां होने लगती है, वही संक्षारण का उदाहरण है। तो ये देखिए संक्षारण ऐसा बात नहीं है। अच्छा, जो लोहे का जो संक्षारण होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये लालिमा युक्त होता है, लगभग रेड भूरा समझ लेंगे, लालिमा युक्त। लोहे का जो संक्षारण होता है ये लालिमा युक्त होता है, लालिमा युक्त मतलब हल्का लाल कलर, पूरा लाल भी नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या कहा जाता है, तांबे पर भी लगता है संक्षारण। तो तांबे पर संक्षारण लगता है जो है, उस पर शायद हरा कलर का लगता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमें। अब देखिए, ये संक्षारण का अर्थ आप लगभग समझ गए होंगे कि धातुएं जब कोई धातु अम्ल, जल, वायु यानी कि हवा इत्यादि के संपर्क में आता है तो उसकी सतह पर क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं, सतह खराब होने लगते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिता एक टॉपिक पढ़ना है आपको। विकृत गंधिता क्या है कि जब कोई तैलीय युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक के लिए वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो वायु में अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, गैसेस हैं, उनसे वो अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया संपर्क में आने के कारण वो खराब होने लगता है, उसके रंग और गंध खराब होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस पाठ में पूछता है कभी कभी कि चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो चिप्स की थैली में ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर नंबर 1 का लगभग बहुत जितने भी टॉपिक था उसको मैंने क्लियर कर दिया है। और एक पॉइंट छूट रहा है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ध्यान देंगे आप लोग, ऊष्माक्षेपी
उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उसी में हमारा जो हम सांस लेते हैं, सांस श्वसन भी हमारा एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो वायु जाता है हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज इत्यादि से अभिक्रिया करता है, तो वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस उत्पन्न होती है जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का, और उसके साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर से सुनिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जहाँ क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। किसी पदार्थ को जलाना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। कोई पदार्थ जलता है तो वहाँ उष्मा का उत्पन्न होता है। एक उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए बाहर से उष्मा देते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए उष्मा की जरूरत लगती है, उष्मा हम देते हैं बाहर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा यहाँ हमने उष्मा दिया कैल्शियम कार्बोनेट से तोड़ने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए उष्मा हमने दिया, तो ये उष्मा से शोषी अभिक्रिया हुआ। तो ये चैप्टर नंबर 1 का जितने भी टॉपिक्स था लगभग क्लियर हो गया। मुझे आशा है कि आप ध्यान से पढ़ेंगे और काफ़ी आपको सहायक सिद्ध होगा। चलिए, जय हिंद।